हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला पार्ट ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर। तो हमने अब तक एमसीक्यू क्वेश्चंस और दो तीन अच्छे क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्टिव ये भी कवर कर लिए थे। आज हम कवर करेंगे पूरा सब्जेक्टिव पार्ट, तो जिसमें रिसेंट ईयर में जो भी सीबीएसई ने क्वेश्चन दिए थे वो सारे क्वेश्चन एज इट इज प्लेस किए हैं। आप ध्यान से देखते रहना और क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड उस पर फोकस करना, ठीक है। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। तो आपको चेक करना है कि क्या आपका 6 टू द पावर n 0 से एंड हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो याद करो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं कोई भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये आपका क्वेश्चन है, चेक 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सिंपल। तो अब आपको करना क्या है, देखो 6 टू द पावर n आपको चेक करना है ना कि 0 से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे कि क्या 6 0 से एंड हो सकता है नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 6 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 and 3। एंड फॉर एनी नंबर टू एंड विद डिजिट 0 वी शुड हैव 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 and 5, ध्यान रखना 2 और 5 नहीं होगा, या तो 2 या 5, नहीं नहीं नहीं, 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए। तो 2 और 5 जब दोनों होंगे तभी वी कैन से दैट दिस नंबर विल एंड विद 0 एंड द पावर ऑफ दिस नंबर विल आल्सो एंड विद डिजिट 0। समझ गए। तो आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, देखो 6 को लिखेंगे 2 into 3 और यहां पे लिखना है एज दिस नंबर डज नॉट हैव 2 and 5 both as its prime factors। समझ गए। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि एज दिस नंबर डज नॉट हैव 2 and 5 बोथ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 2 and 5 बोथ एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, सो द पावर्स ऑफ दिस नंबर विल नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है। तो इस नंबर की कोई भी पावर 0 से एंड नहीं होगी। समझ गए। तो अपन को क्या करना है, 6 टू फैक्टराइज करना है। जैसे आप 6 को फैक्टराइज करोगे 2 into 3 आ गया। अब ध्यान रखना, ये हम कैसे कह सकते हैं कि 2 and 3 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, व्हिच सेज दैट कि कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स आपको गिवन है तो वो प्राइम फैक्टर्स हमेशा यूनिक होते हैं, और वो यूनिक प्राइम फैक्टर ये इंश्योर करते हैं कि इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर। इतनी ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये लिख देना दिस गारंटीज। अगर आपको फाइनल स्टेटमेंट में टच भी देना है कि आप इससे एग्जामिनर पे इंपैक्ट जाता है, एग्जामिनर समझता है कि इस बच्चे को जेन्युइनली पता है कि ऐसा होता क्यों नहीं है। तो आप सिर्फ लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, दिस इंश्योर बाय द मेथड ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट दिस नंबर डज नॉट हैव एनी अदर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step out together and their steps measure 30 centimeter, 36 centimeter and 40 centimeter respectively। क्लास इस क्वेश्चन का फील देता हूं आपको मैं कि एक्चुअली क्वेश्चन होता कैसे है, कैसे हमको समझ में आएगा कि इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं स्टेप के क्वेश्चन में। देखना, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। तो अब समझो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लो आपको फर्स्ट सिचुएशन बोल रहा है कि 3 पर्सन है, मैं एबीसी है ना, नाम देता हूं एबीसी। ओके, ए के जो वॉक्स हैं उसमें स्टेप कितना है, देखो 30 सेंटीमीटर का, 36 का और 40 का। इफ ए वॉक्स इट टेक्स अ स्टेप ऑफ 30, बी 36 और ये कितने का लेता है 40। तो देखो 30 36 को चलो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 40 को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सो दैट यू कैन मेजर द डिस्टेंस, है ना, आपको डिस्टेंस दिखेगा एक्चुअली। चलो अब ध्यान से सुनना, आप इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना। अगर आप लैंग्वेज से समझ गए कि इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो गिवन वैल्यू से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, अगर आपने पता कर लिया क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, और वो पता करने का मेथड क्या है ये मैं बता रहा हूं। तो देखना, ये 30 है, सेकंड स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये तो 30 ही कवर करेगा ना, ये 36 तो इससे कुछ आगे निकल जाएगा, ये 40 ये से और आगे निकल जाएगा। ठीक है, सबको इक्वल डिस्टेंस कवर करना है ना, ध्यान से सुनना। तो अब ये 30 के बाद
ये नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ यहां, ये कुछ यहां और ये कुछ यहां, ठीक है। मान लेते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप में ये यहां और ये यहां और ये यहां और ये अपने आ चुका है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां से 1 2 3 4 5 फिफ्थ स्टेप पे 1 2 3 4, ये फोर्थ स्टेप पे 1 2 3 और ये थर्ड स्टेप पे, ठीक है। ये सब इक्वल डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। क्लियर? अब सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, ठीक है। तो अब देखना इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 5 स्टेप में, 150, ठीक है। अब आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो 150 डिस्टेंस है ना सबका सेम होना चाहिए, मतलब ये भी 150 डिस्टेंस कवर करना चाहिए, ये भी 150 और ये भी 150, ठीक है। तो आपको इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि जो सबका डिस्टेंस कवर्ड होना वो सबका डिस्टेंस सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके 10 स्टेप्स के बाद और इसके कुछ 5 स्टेप्स के बाद या 8 स्टेप्स के बाद और इसके कुछ 4 या 5 स्टेप्स के बाद सबका डिस्टेंस सेम आ जाता है, आपको वहीं एंड कर देना है क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक स्टेप में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो जब इन्होंने सबने सेम डिस्टेंस कवर किया होगा, फॉर एग्जांपल ए बी और सी यहां से स्टार्ट हुए होंगे, इसने इसने और इसने सबने सेम डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो क्या ये डिस्टेंस इन तीनों वैल्यू से बड़ा होगा? ऑब्वियसली ना, एक स्टेप में तो किसी का भी आंसर नहीं आया होगा ना, सबने मल्टीपल स्टेप्स लिए होंगे। जैसे ही उनका सेकंड स्टेप आया, किसी का भी, जैसे इसका भी सेकंड स्टेप आया, इसका भी आया, इसका भी आया, तो जैसे ही मल्टीपल स्टेप्स आएंगे तो वैल्यूज गिवन वैल्यू से तो बड़ी हो जाएगी ना। तो दैट मींस जो सबने डिस्टेंस कवर किया होगा इक्वली, वो डिस्टेंस गिवन वैल्यू से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया, बस आपको यही समझना था। अब अगर ऐसा होगा कि जो गिवन वैल्यूज हैं उनसे हमारा आंसर बड़ा आ रहा है ना, ये 36 40, इन वैल्यू से अगर हमारा आंसर बड़ा आ रहा है तो आपको हमेशा आंख बंद करके एलसीएम लगा देना है क्वेश्चन में, ठीक है। और इसी तरह से आप इंटरप्रेट करोगे कि क्या जो आंसर है वो हमारी गिवन वैल्यू से छोटा आएगा। अगर आंसर छोटा आएगा तो आपको क्या अप्लाई करना है, एचसीएफ। समझ गए ना? तो बस अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मुझे अल्टीमेटली सॉल्व क्या करना है, एलसीएम। लेट्स फाइंड आउट, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट्स फाइंड आउट द LCM of given values, ठीक है। तो जो गिवन वैल्यूज है उनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो गिवन वैल्यूज क्या थी आपकी, 30 36 40, बस एलसीएम फाइंड करना है। तो आप में लिखोगे 30 36 और 40, ठीक है। आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइज करके कर लो, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज करके करोगे तो भी हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, आपको याद हो तो कल मैंने एक ट्रिक बताई थी एलसीएम सॉल्व करने की, गाइस ध्यान रखना, कभी भी गलती से भी यहां पर अप्लाई मत कर देना। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो स्टेप मार्किंग होती है, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, अगर आप स्टेप मिस करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। तो प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाना कि एलसीएम आप कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर? चलो, तो मैं प्रॉपर्ली सॉल्व कर ही देता हूं। चलो, 30 36 और ये 40, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से। ऑब्वियसली तीनों ही इवन नंबर है, तो जब तीनों इवन नंबर है तो विल स्टार्ट विद 2, ये आएगा अपना 15, ये आएगा 18 और ये आ जाएगा 20, ठीक है। अब 3 से कर दूं, ये दोनों नंबर तो सॉल्व हो जाएंगे ना। चलो, 3 5 जा 3 6 जा और ये 20 एज इट इज, ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं। अब 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 6 4, फिर से 2 1 3 और 2, देन 2 1 3 और 1, एंड फाइनल 1 1 1, ठीक है। अब देखो, आई गॉट दिस वन एज 2 2 2, 2 की पावर कितनी आ गई, 3। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 टू दी पावर 3, 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर हो जाएगी 2। 5 इंडिविजुअल, कोई पावर नहीं ना 5 की, एक ही तो है। देखो ये कवर हो गया, 3 में ले चुका हूं, 5 ही तो बचा है, तो 5 की एक ही पावर है। सो विल राइट इट एज 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5। एनी कंफ्यूजन क्लास? इजी है ना। चलो, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 जा 40, मल्टीप्लाई बाय 9, 9 4 जा 36, ओवरऑल आंसर 360। तो कितना डिस्टेंस मिनिमम कवर करेंगे एवरीवन, सेंटीमीटर में था ना वैल्यूज, देखो। तो हम यहाँ पे यूनिट भी क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो आपने जो एलसीएम कैलकुलेट किया वो तो आ गया, लेकिन बच्चे ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपसे एलसीएम नहीं पूछा है तो आपको आंसर स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा। आपने इन 3 वैल्यूज का एलसीएम निकाला, वो आ गया 360, ठीक है। अब ये 3 वैल्यू किसमें थी, सेंटीमीटर में, तो जो आपका एलसीएम है वो भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो आप फाइनली लिखोगे, हेंस
the minimum distance covered by each one of them is 360 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये 360 आया था ना, तो अब आप 360 सेंटीमीटर फाइनल आंसर लिख दोगे। ये होते हैं आंसर स्टेटमेंट्स जो आपको मिस नहीं करने हैं। क्वेश्चन में आपसे एलसीएम नहीं पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर होगा। आपने फिगर आउट किया कि जो आंसर आएगा वो एलसीएम से आएगा, तो आपने एलसीएम निकाला और फिर आप बताओगे कि जो एलसीएम आया है वही आंसर है, तो वो आपने लास्ट स्टेटमेंट में बता दिया। ठीक है, हेंस द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच वन ऑफ देम इज 360। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है बच्चों, समझ गए? इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फुल मार्क्स कहीं नहीं गए, पूरे मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different road crossings changes at every 48 second, 72 second and 108 seconds. ठीक है, if they changes simultaneously at 7 a.m. what is the time at which they will change together next? ठीक है, अब क्या सिमिलर सा क्वेश्चन लग रहा है आपको जैसा हमने लास्ट किया था? तो अब सुनना, अपना दिमाग चलाते चलो, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, आपको बताता जाऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिर से ए, बी और सी 3 लाइट्स है। ओके, फर्स्ट लाइट ब्लिंक करती है किस पे? फर्स्ट 48 सेकंड पे ना, 48 पे, 72 पे और 108 पे। ठीक है, फर्स्ट अपनी ब्लिंक करती है 48 पे, सेकंड ब्लिंक करती है 72 पे और थर्ड वाली आपकी ब्लिंक करती है 108 पे। ठीक है, तो ये 48 सेकंड पे, 72 और 108 पे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि दोबारा एक साथ कब ब्लिंक करेंगे। फर्स्ट मान लो इन्होंने यहां पे एक साथ ब्लिंक किया, अब ये दोबारा ब्लिंक करेगी कब? 48 सेकंड पे। ये दोबारा कब ब्लिंक करेगी? 72 पे और ये 108 पे। अब ये अलग अलग टाइम पे ब्लिंक कर रही है ना। ऐसे जब दोबारा नेक्स्ट टाइम ये फिर से 48 सेकंड के बाद, ये फिर से 72 सेकंड के बाद और ये फिर से 108 सेकंड के बाद। ठीक है, तो अब आपको ऐसे फिगर आउट करना है कि ऐसे कितने सेकंड के बाद ये फिर से सब एक साथ, जैसे ये यहां पर और ये यहां पर, तीनों एक साथ ब्लिंक करेंगे। आपको वो टाइम फाइंड करना है। फिर से हमको समझ में आ गया दैट द टाइम व्हिच इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज ऑलवेज ग्रेटर देन these 3 वैल्यू if the question is in this particular format। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो जो क्वेश्चन में वैल्यू पूछी जा रही है हमसे वो गिवन वैल्यू से बड़ी होगी, और ऐसा होते ही हम आंख बंद करके क्या अप्लाई कर देते हैं? एलसीएम। ठीक है, मैं बोलने वाला था, फिर मैंने सोचा देखते हैं बच्चे क्या अप्लाई कर रहे हैं। चलो आते हैं सॉल्यूशन। तो फिर से वही, लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम of given values। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो 3 नंबर है मेरे पास में, 48, 72, 108। इन तीनों का एलसीएम फाइंड करना है, बहुत सिंपल सा है। चलो स्टार्ट करते हैं एलसीएम फाइंड करना। 48, 72 और 108। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने मेथड बताया था इसमें मैंने तीनों को साइमल्टेनियसली लेके सॉल्व किया। अब अगर अपन इसको प्राइम फैक्टराइज करके सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं वैल्यूज प्लेस करता हूं। चलो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे? 2 अप्लाई करते हैं, 2 रखेंगे तो 24, फिर से 2 कितना हो जाएगा? 12, फिर से 2 6, फिर से 2 3, फिर से 3 और 1। तो 2 की कितनी पावर से? 4, 3 की पावर 1, तो 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 1, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन वो भी कर लेते हैं। चलो तो हम 72 को कैसे लिखेंगे? 72 एज 2 36 2 18 2 9 3 3 3 एंड 1। ठीक है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। तो अब 72 को हम कैसे लिखेंगे? 72 को चलो यहीं पे लिख देते हैं, वैल्यू प्लेस करी थी ना हमने। 72 2 की पावर 3, 3 टू द पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 9 8 जा 72, ऐसे ही बन जाएगा। चलो अब लास्ट अपना है 108, इसको भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 108 इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो विल राइट 2 54, फिर 2 27, 3 9 3 3 3 1। 3 की पावर्स कितनी है? 3। 2 की पावर्स कितनी है? 2। प्लेस कर देते हैं। चलो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। तीनों वैल्यूज कॉमन है क्या? मतलब यहां तीनों में वैल्यूज कॉमन है ना, 2 भी है तीनों में,
3 भी है तीनों में, है ना। तो जब मैं एलसीएम फाइंड करूंगा तो हम क्या प्लेस करते हैं बच्चों, एलसीएम में जो कॉमन वैल्यूज होती है उनकी मैक्सिमम पावर। तो ग्रेटेस्ट पावर इसके देखो कितनी है, 2 की पावर 4, इधर ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 यानी 27, 2 द पावर 4 यानी 16, तो 16 मल्टीप्लाई में क्या करना है 27, क्या मिल जाएगा एलसीएम। सॉल्व करें, चलो अब देखो एक और चीज बताता हूं, 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, 3 की पावर 3 लिखा हुआ है ना। मल्टीप्लिकेशन को छोटा कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 4 कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 यानी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 भी तो लिख सकता हूं, हाँ 16 मल्टीप्लाई बाय 9, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा 144, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है 3 से, अब हो गया ना देखो छोटा, ठीक है। अदरवाइज आप 16 को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, 1 4 3 जा 12 1 13 1 3 1 जा 3 और 1 4, तो कितना आंसर आया 432। तो कितने सेकंड के बाद ये फिर से ब्लिंक करेंगे 432 सेकंड्स के बाद। पहले तो एलसीएम प्लेस करते हैं, इज इक्वल्स टू 432, अभी यूनिट क्या आएगी सेकंड्स, तो विल राइट सेकंड्स हियर, ठीक है। तो आफ्टर 432 सेकंड्स दे विल ब्लिंक वंस अगेन, ओके। और आप क्वेश्चन में देखो टाइम दे रखा ना आपको 7 AM, तो अगर 7 AM पे वो ब्लिंक करते हैं तो दोबारा कब ब्लिंक करेंगे ये आपको बताना है। तो आप उसके लिए चेक कर लो कि 432 सेकंड्स में आवर्स कितने होते हैं, उसके लिए पहले चेक करो मिनट्स कितने होते हैं। चलो 432 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो अब कैसे चेक करेंगे, देखो 60 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं इससे तो मुझे पता है कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कोई बात नहीं डिवाइड करते हैं, ओके 60 60 1 जा 60, 62 जा, अच्छा 67 जा डायरेक्ट कर ले 420 आ जाएगा, चलो 7 420 कितना बचा उसके बाद में 12, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 12/60, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, लिख दिया ना, ये 1/5 हो जाएगा, तो 7 1/5, तो कितने मिनट के बाद दिल ब्लिंक 7 1/5 मिनट के बाद में। तब 1/5 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 60 और कितना आ गया 12, तो आफ्टर 7 मिनट्स और 12 सेकंड के बाद दिल ब्लिंक वंस अगेन, क्लियर। तो अपने पास वैल्यूज क्या थी, देखो अपने पास वैल्यूज जिसमें थी 7 AM, तो 7 AM पे अगर वो दोबारा फर्स्ट टाइम पे ब्लिंक करती हैं तीनों एक साथ में, तो 7 AM के बाद दोबारा कब ब्लिंक करेंगी, दोबारा वो ब्लिंक करेंगी, यहाँ लिख देते हैं, या लास्ट स्टेटमेंट फाइनल, चलो एक और स्लाइड, हेंस दे विल ब्लिंक टुगेदर आफ्टर 7 minutes 12 seconds, ठीक है। if they have blinked at 7 AM, ठीक है, then next they will blink at 7 7 12, ठीक है। तो 070712 दे विल ब्लिंक वंस अगेन, तो 7:07 पे वो दोबारा एक साथ ब्लिंक करेंगे। क्वेश्चन समझ आया, फिर से बताता हूँ, देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा था, थोड़ा लेंथी हो गया ना, फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखो 48 सेकंड पे, 72 सेकंड पे और 108 सेकंड पे वो सबके सब एक साथ ब्लिंक करते हैं, क्लियर। अब आपको बोल रहा है इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, ठीक है, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट, ठीक है। तो चेंज होने का मतलब क्या है, ये जो क्रॉसिंग लाइट है ना वो एक साथ देखो 48 सेकंड पे फर्स्ट वाली, 72 पे और 108 पे, ठीक है, ये एक साथ ब्लिंक करती हैं इस टाइम पे। तो अगर ब्लिंक करेगी तभी चेंज होती है ना, ब्लिंक करने का मतलब क्या होता है, रेड लाइट ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो गई, ये तो होता है। तो अगर ये ब्लिंक करेगी फर्स्ट एक साथ में, तो दोबारा एक साथ कब चेंज करेंगे, दोबारा एक साथ चेंज करेगी कब 7 मिनट के बाद में, ठीक है, एग्जैक्ट बोलूं तो 7 मिनट 12 सेकंड्स के बाद में। फर्स्ट इफ दे ब्लिंक्ड एट 7 AM, दोबारा 7 7 12 पे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखना, find by the prime factorization the LCM of 18180 and 7575 plus recent question है 2023 का, कैसे सॉल्व करना है देखो, find the LCM of this one prime factorization से, then find the value of HCF of two numbers। तो पहले आपको क्या फाइंड करना है, पहले इन दोनों का LCM फाइंड करना है, LCM की हेल्प से आपको HCF फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM फाइंड करते हैं पहले,
प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, ध्यान रखना है ना। तो पहले आप एलसीएम फाइंड करते हैं। चलो एलसीएम के लिए 18180, मैं इसको क्या करूंगा प्राइम फैक्टराइज। तो सबसे पहले लास्ट में 0 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 0, 2 9 जा 0। सर बीच में 0 क्या लगा है, ध्यान से देखो, जब आप डिवाइड करते हो फर्स्ट 2 नंबर पेयर एज इटली डिविडेबल है, अगर सेकंड नंबर भी एज इट इज डिवाइड हो जाता है, देन वी हैव टू अप्लाई 0 देयर। इसका कॉन्सेप्ट पता है कैसे क्यों होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, चलो बता देता हूं इसका भी कॉन्सेप्ट क्या है। 18180, तो अब ध्यान से देखो, 2 9 जा 18, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लिखोगे ना 1। अब यूजुअली आपको ये बताते हैं कि 0 रखोगे तो यहाँ पे 8 एज इट इज आ जाता है, ऐसा नहीं होता, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे 0 प्लेस किया ना, 0 क्यों प्लेस किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 इससे बड़ा हो जाएगा, जबकि मुझे छोटे नंबर चाहिए होते हैं, तो मैं 1 की जगह क्या रख देता हूँ, यहाँ पे 1 की जगह 0 रख देता हूँ। अगर मैं 0 रखूंगा तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो क्या बन जाएगा 0, है ना। चलो तो ये 0 बन गया, अगर ये 0 बन गया तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। अब आप 8 प्लेस कर सकते हो ना, ऐसे दोनों नंबर एक साथ प्लेस होते हैं। तो इस स्टेप को बहुत सारे बच्चे करते नहीं है, ध्यान रखना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 8 आ जाएगा, फिर से हम 2 9 जा 18, 0 एज इट इज है, तो यहाँ पे 0 रखोगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप 0 सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा और एक क्रॉस, ठीक है। तो फाइनली 9090 इज द डिवीजन, ठीक है, समझ गए। चलो तो इट इज 9090। नाउ अब मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से कर सकता हूँ क्या, चलो मैं 3 से कर दूं, 3 से भी तो कर सकते हैं, 3030 पॉसिबल है ना। सर 2 से नहीं किया, बेटा अभी आगे कर दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। फिर से 3 से कर सकते हैं क्या, 1010, ठीक है। अब कर लो आप 2 से, तो 2 से सॉल्व करोगे तो 2 5 10, फिर से देखो 2 5 10, तो बीच में क्या लगाओगे आप 0, ठीक है। रीजन समझ में आ गया ना आप क्या क्या है। अब लास्ट में मैं किससे डिवाइड करूंगा इसको, 5 से, आई विल गेट 101, और फिर 101 को सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि 101 एक प्राइम नंबर है, तो 101 एज इट इज आ जाएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, देखो यहां लिखते हैं, चलो 18180 को मैं लिख सकता हूं, 2 की कितनी पावर है, 2 की 2 पावर, 3 की 2 पावर और 5 की 1 पावर और 101, ठीक है। तो हो जाएगा 101 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5, ठीक है, समझ गए हो। चलो ये आ गया अपने पास में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18180। आगे चले, नेक्स्ट है अपना 7575। चलो 7575 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 7575 इसका भी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट में 5 है तो कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 1515। सर यहाँ पे तो आपने बीच में 0 नहीं लगाया, बेटा मैं इंडिविजुअल सॉल्व कर रहा हूँ, 75 को पूरा डिवाइड नहीं किया मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 1 5, फिर यहाँ से कितना बचा मेरे पास में, मेरे पास बचा 2, तो 2 5 25, 5 5 25, ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है, समझ गए। इसलिए अब 5 5 3 15, 5 3 15, अब लगाऊंगा मैं, क्यों, पूरा 15 एक साथ डिवाइड किया ना मैंने, समझ गए, दो नंबर्स को एक साथ डिवाइड किया है। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, ये बन जाएगा 101, एंड 101 इज अ प्राइम नंबर, तो आई हैव टू कीप इट एज इट इज 1, ठीक है, फाइन। सो इट्स 7575 कैन बी रिटन एज 5 की कितनी पावर है 2, 3 की पावर 1, 5 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 101, ठीक है। 18180 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5, ठीक है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 101, ठीक है। अब आता है क्या निकालना है मुझे निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम आएगा अपना 101, देन 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 की पावर इधर तो 1 है इधर 2 है, तो विल राइट 5 स्क्वायर, ठीक है। आगे 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, क्योंकि यहां तो 2 की पावर है ही नहीं ना, तो एज इट इज 2 स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन और छोटा, आप इस सबको डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो, सुनते रहना। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 इंटू 2 10, और उसके ऊपर स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय 101, तो मैं इधर 101 लिख देता हूं। अब देखो 101 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 909, आगे 20, एलसीएम। कोई कंफ्यूजन बच्चों, एलसीएम समझ में आ गया है, कितना सिंपल था, देखो एलसीएम निकाल लिया। अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है इसका, ठीक है। वैसे तो मेरे को इससे दिख रहा है साफ साफ एचसीएफ 101 आएगा, क्योंकि इधर भी देखो, इसमें भी 101, इसमें भी 101, ठीक है, और इधर से कितना है 3, इधर से 3, और इधर से 5 और 5, तो मुझे क्या रखना है 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 101,
ठीक है, ये 3 वैल्यू एज इट इज रखनी, मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखो 5 की पावर 1 आएगा, 3 की पावर 1 आएगा, 101 एज इट इज कॉमन आ जाएगा, तीनों को जैसे मैं प्लेस करूंगा फाइनल आंसर आ गया HCF का। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि आप पहले फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, फाइंड द HCF ऑफ द टू नंबर्स। उसके बाद आपको HCF फाइंड करना है किसका, टू नंबर्स का। जब आप एलसीएम फाइंड कर लोगे तो आप हेल्प लोगे एलसीएम की और दो नंबर्स की, और ऐसी एक ही प्रॉपर्टी है जिनमें इन सब की हेल्प लेके हम HCF निकाल सकते हैं। वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी। चलो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। ए और B कौन है, वो नंबर जिनका हमने HCF LCF कैलकुलेट किया है। HCF हमको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय LCM अभी भी निकाला मैंने, 90900 इज इक्वल टू 90900 इज इक्वल टू 18180 मल्टीप्लाई बाय 7575। ये तो था, ये था ना। चलो अब ये सारी वैल्यूज है मेरे पास में, अब मुझे निकालना है इसका HCF। क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो HCF इज इक्वल टू 18180 मल्टीप्लाई बाय 7575 डिवाइडेड बाय 909 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकता हूं क्या इसको मैं, 909 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकता हूं ना, 90900 था। ऐसा क्यों किया, देखते रहना ध्यान से। इस क्वेश्चन को इजी करना दिखाता हूं मैं अब कि कैसे इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या इस 0 से 0 गया, यस। अब 909 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1818 आ जाएगा ना, कट गया। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2। अब मेरे पास क्या बचा लास्ट में, ओके इस 2 से इसको कट किया, 5 से इसको कट किया। अब आपको याद होता जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया था, 5 से इसको सबसे पहले कट किया था, 1515 आया था, बस ये तो आंसर है 1515। तो आपका HCF आ गया 1515। लग रही थी ना कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, 18180 मल्टीप्लाई बाय 7575, उसको डिवाइड करना है 90900 से। कुछ नहीं है बच्चों, अगर आपको जेन्युइनली नंबर्स के साथ खेलना आता है, बहुत इजी कैलकुलेशन है आपकी। ठीक है, समझ गए हो, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 bells rings at interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells ring at 6 a.m., then when will they ring together? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। 3 bells ring together at interval 6, 12 and 18। फिर से 3 नंबर है, तो सबसे पहले किस पे ब्लिंक करेगी, 6 पे, फिर 12 पे, फिर 18 पे। समझ गए होगे ना क्या करने जा रहा हूं मैं, दोबारा, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर सेकंड टाइम। तो आपका जिस पॉइंट पे सब इक्वल आ जाएगा वही तो आंसर निकालना है। तो निकालना क्या है, LCM। बस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा सॉल्यूशन, और क्या लिखूंगा, लेट्स, वेरी गुड, बोलते रहो मेरे साथ, लेट्स फाइंड आउट द LCM ऑफ गिवन वैल्यूज। ठीक है, तो गिवन वैल्यूज क्या है आपके पास, 6, 12 एंड 18। LCM निकालना है इसका, कितना हार्ड क्वेश्चन था ना। चलो सॉल्व करें, 6, 12 और 18। मैं क्या लिखूंगा इधर, 6, नहीं 6 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, करेक्ट। ध्यान रखना बच्चों, कभी ऐसे लिखना मत। चाहे आपको साफ दिख रहा है 6 से सॉल्व होगा, फिर भी 2 into 3। ठीक है, चलो 2 से सॉल्व करेंगे तो 3, 6 और 9। अब 3 लगाओ, 1, 2, 3, अब 2, 1, 1, 3, अब 3, 1, 1, 1, सॉल्व। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। समझ गए, चलो। सो फाइनली द LCM इज 2 square multiplied by 3 square is equals to 6 square, आंसर 36। LCM आ गया 36। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, 6 बजे 6 am, if the bell ring at 6 am, when will they ring together again? So at what time they'll ring together? So after 36, was that in minutes? Minutes, right? After 36 minutes they'll ring together. So if they initially rung at 6 am, fine. So we can write it as if they initially rung at 6 am, they will ring at 6:36 am next time.
ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग एट 6:36 AM या दे विल रिंग 6:36 एट नेक्स्ट टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, इतना ज्यादा फोकस मत करना लैंग्वेज पे, आप जो बोल रहे हो समझ में आना चाहिए टीचर को, ठीक है। Okay, so this is how we will write the question and this is our answer statement. So make sure you write it in every question. Clear? Let's talk about the next question here. Prove that 2 plus under root 3 is an irrational number given that under root 3 is a irrational number. ठीक है, अब आपको गिवन है कि कैसा है irrational number, कौन, अंडर रूट 3। प्रूव क्या करना है, 2 प्लस अंडर रूट 3। चलो आते हैं सोल्यूशन पे। क्लास इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद हो तो मैंने बताया था वी यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के यूज से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस मेथड का यूज करोगे तो आप अज्यूम करोगे दैट यू हैव टेकन अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो आपको फर्स्ट लाइन जो इनिशियल लाइन है वो ऐसे लिखनी होती है, लेट टू कॉन्ट्ररी 2 plus under root 3 is a rational number। ठीक है, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि 2 plus under root 3 कैसा है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर 2 plus under root 3 रैशनल नंबर है तो इट शुड बी इक्वल टू p by q। क्यों, p by q फॉर्मेट होता है ना रैशनल नंबर का, बस। तो अब आपको p और q की वैल्यूज मेंशन करनी है। तो p किस टाइप से होता है, देखो p and q आर co-prime integers और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर q की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। चलो 2 plus under root 3 is equals to p by q, तो 2 plus under root 3 is equals to p by q। मैं 2 को ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये बन जाएगा under root 3 is equals to p upon q minus 2। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन में डाल दिया, आगे चलते हैं। अब मैं लिखूंगा अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू p अपॉन q माइनस 2। ये लास्ट स्टेप था, देखना एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू p माइनस 2q अपॉन q। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, समझ गए हो, आगे चलते हैं। तो इट इज p माइनस 2q अपॉन q, ये वैल्यूज है ना अपनी। अब क्या p 2q सब इंटीजर है, यस। तो एज p q and 2 are all integers, then p minus 2q upon q will be a rational number, will be a rational number। ठीक है, तो ये p माइनस 2q अपॉन q क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये एक रैशनल नंबर है देन वी कैन से irrational number will not be equal to a rational number। ठीक है, तो ये आपका irrational number रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको गिवन था कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब आप क्या मेंशन करोगे, हेंस p, ये जो वैल्यूज है ना p माइनस 2q, हेंस p अपॉन q will also not be a rational number। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना अब तो, क्योंकि ये जो वैल्यूज है वो आई कहां से, p बाई q से तो आई है। तो अगर ये 2 तो इरेशनल नंबर हो नहीं सकता तो p बाई q इरेशनल नंबर होगा, और p बाई q इरेशनल नंबर तो ये तो इरेशनल नंबर का फॉर्मेट है। तो कॉन्ट्रडिक्शन कहां से आया, ये कॉन्ट्रडिक्शन आया, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our wrong assumption। ठीक है, ड्यू टू रॉन्ग assumption, तो हमने जो रॉन्ग अज्यूम किया था इसलिए हमने ये कॉन्ट्रडिक्शन मिला हमको। तो अब आपको क्या लिखना है, हेंस 2 plus under root 3 is an irrational number। ठीक है, तो इसलिए आपका 2 plus under root 3 क्या हो गया, एक irrational नंबर हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना था, खत्म, इतना सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन irrational नंबर।
2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर भी एज इट इज ही लिखा हुआ है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले लेट टू कॉन्ट्ररी अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अंडर रूट 3 को हमने क्या ले लिया, रैशनल नंबर ले लिया। तो अगर ऐसा है तो अंडर रूट 3 किसके इक्वल हो जाएगा, पी अपॉन क्यू के। कैसा है पी अपॉन क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, और अगर ऐसा है तो q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंटीजर में तो 0 भी आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू ले ली, मुझे क्या करना है, q को उधर ट्रांसफर करना है। तो विल राइट q अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू p, ठीक है। ओके, होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो ये बन जाएगा q स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, सॉरी इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब बाय टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, या बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों में से कोई भी मेथड आप कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हो। अब इसको मैंने डाला इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखना p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अगर ऐसा है दैट मीन्स 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कर जाएगा ना तभी, क्योंकि देखो 3 मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर ही तो p स्क्वायर बन रहा है। तो आप यहां से लिखोगे इट शोज दैट 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 विल आल्सो डिवाइड p, ठीक है। देन 3 will also divides p, ठीक है। 3p को भी डिवाइड कर सकता है, और अगर ऐसा है तो लेट्स से p आपका कुछ ऐसा नंबर है, देन p इज इक्वल्स टू 3c मैंने ले लिया फॉर सम इंटीजर c, ठीक है। कोई इंटीजर c ले लिया, उसके लिए p को 3c लिख सकते हैं। फिर से दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 9c स्क्वायर, क्यों मत समझ लेना, 9 है 9c स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ओके, तो ये कर दिया हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब p स्क्वायर, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है p स्क्वायर की वैल्यू 3 के स्क्वायर के इक्वल है, इक्वेशन 3 में लिखा हुआ है p स्क्वायर की वैल्यू 9c स्क्वायर के इक्वल है। तो आप यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इन दोनों से लिखेंगे तो p स्क्वायर की वैल्यूज में इधर से आया 3q स्क्वायर, इधर से आया 9c स्क्वायर, 3 से 9 को रिड्यूस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप लिखोगे this shows that p and q has a common factor other than 1, ठीक है। तो 1 के अलावा भी इनका कॉमन फैक्टर है, कौन है वो, 3, क्योंकि q स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और इधर में चेक कर दिया p स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है ना जब p और q दोनों में 3 हो, और एक और कॉमन फैक्टर आ गया, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम थे, हमने लिया था ना, देखो p एंड q आर कोप्राइम, अगर ये रैशनल फॉर्म में है तो p और q कोप्राइम होने चाहिए। ओके, फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आया, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our wrong assumption, ठीक है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our wrong assumption, तो hence
it shows, yeah, it proves that under root 3 is an irrational number. ठीक है, तो जब अपन ने सॉल्व किया तो इससे हमको कंफर्म हो गया जो अपना अंडर रूट 3 था वो इरैशनल नंबर था, क्योंकि हमने उसको क्या ले लिया था, हमने ले लिया था रैशनल नंबर, और ये आ गया कॉन्ट्रडिक्शन। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रडिक्शन वी हैव प्रूव्ड दैट दिस नंबर इज अ इरैशनल नंबर। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, शो दैट 5 + 2 अंडर रूट 7 इज एन रैशनल नंबर वेयर अंडर रूट 7 इज गिवन इरैशनल। ठीक है, ये भी 2020 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। मेथड सेम ही यूज होगा जो हमने लास्ट टाइम पे यूज किया था, वो 2 + अंडर रूट 3 वाले में सेम मेथड यूज होगा। देखना क्या करना है, तो आप लिखोगे लेट टू कॉन्ट्ररी दैट 5 + 2 अंडर रूट 7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो 5 + 2 अंडर रूट 7 कैसा है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम लिखेंगे 5 + 2 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, फिर से P और Q कैसे होना चाहिए, P Q शुड बी, या शुड की जरूरत नहीं, P और Q आर को प्राइम। ठीक है, एंड Q विल नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर, समझ गए? चलो, अगर ये ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 + 2 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू P/Q। इसको मैं इक्वेशन 1 डाल के नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करता हूं। चलो, 5 + 2 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू P/Q दिया था ना हमने, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला था। अब देखो 5 को ट्रांसफर करते हैं तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू P/Q - 5। लिख सकते हैं? चलो, एलसीएम ले लें, तो 2 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू P/Q, और ये इधर -5Q, और ये होल अपॉन में Q लिख दिया मैंने। अब मैं डिवाइड करता हूं 2 को उधर, तो अंडर रूट 7 इज इक्वल टू P - 5Q अपॉन 2Q, ये लिख दिया। अब देखना, क्या P और Q को प्राइम एंड इंटीजर? हाँ, 5 and 2 ऑल्सो इंटीजर। तो अब ध्यान से देखना, एज P, Q, 5, 2 all are integer, all are integers, then P - 5Q upon 2Q is a rational number, a rational number, क्योंकि इंटीजर्स का डिवीजन क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है देन irrational number will not be equal to a rational number। ठीक है, irrational नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, और अगर ऐसा है देन ये जो इरेशनल नंबर है ये इसके इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये आया कहां से, ये अपना P/Q से, और P/Q कैसा हो गया फिर, इरेशनल नंबर हो गया, और ये अपना क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि रैशनल तो हो ही नहीं सकता ना। तब आप ये प्रूव करोगे दैट दिस कॉन्ट्राडिक्शन occurs due to our wrong assumption। ठीक है, due to a wrong assumption, hence क्या थी वैल्यू, 5 + 2 √7, 5 + 2 अंडर रूट 7 is an irrational number। हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया था, रैशनल नंबर, तो कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है, अगर कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है तो क्या बन जाएगा, इरैशनल नंबर। दैट्स इट। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। ध्यान से सुनना बच्चों, 2009, 2010, 2023 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, समझ गए? तो इस टाइप का क्वेश्चन तो फेवरेट है बोर्ड का, चाहे वो अंडर रूट 5 पे हो, चाहे अंडर रूट 3 पे हो, चाहे 5 + 2 √3 हो, चाहे 2 + 3 √5 हो, कुछ भी हो, फेवरेट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, इसी तरह सॉल्व करोगे आप। कैसे करना है, सॉल्यूशन क्या बोलता है, सॉल्यूशन बोल रहा है दैट प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन रैशनल नंबर। तो अपन लिखेंगे लेट टू कॉन्ट्ररी अंडर रूट 5 इज
रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, देन P Q आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। अगर को प्राइम इंटीजर्स हैं और Q कैसा है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, फाइन। अब Q को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो Q अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू P, फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ये बन जाएगा अपना Q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर, फाइन, ओके। अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट this shows that 5 divides P square, ठीक है, and also 5 divides P, ठीक है। 5 P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, P को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है तो विल राइट P इज इक्वल्स टू 5C for some integer C, ठीक है। किसी इंटीजर C के लिए हमने लिया 5 P इज इक्वल्स टू 5C। तो अगर P इज इक्वल्स टू 5C है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25C स्क्वायर, ये कहां से आया, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। सो बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी कैन से दैट P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25C square. Any confusion, class? Let's come out with the question. It says that P square is also equal to Q square multiplied by 5. If I'm replacing this value, let's say I write this is an equation number 2 and the equation which you have right now, this is equation number 3. So from equation number 2 and equation number 3. So from equation 2 and equation 3, we can replace the value of P square from the 2, which is 5Q square. So it is 5Q square over here and 25C square. So 5 से रिड्यूस कर देंगे 5 को और Q स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5C स्क्वायर, फाइन। अगर Q स्क्वायर की वैल्यू 5C स्क्वायर है, लिसन टू मी, क्या फिर से वही पैटर्न है, सेम पैटर्न से इज दैट 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, देन 5 will also divide Q. This shows the contradiction that they have one more common factor other than 1. और अगर ऐसा हुआ तो विल राइट hence this shows that P and Q have another common factor other than 1, ठीक है। अब this contradiction occurs due to the wrong assumption we made, ठीक है। तो जब हमने रॉन्ग असम्पशन किया था उससे ये कॉन्ट्रडिक्शन आया है। सो अंडर रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। आप यहाँ पे सो की जगह दिस प्रूव्स भी लिख सकते हो, चलो दिस प्रूव्स लिख दें, दिस प्रूव्स अंडर रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। क्लियर बच्चों, समझ गए हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कितनी बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है बोर्ड में, ठीक है। रिपीट होने के चांसेस नहीं है सर, हो सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि रूट 5 रिपीट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखा करो, अगर कोई क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन अच्छा है तो रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश क्या करोगे, सारे जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो तो सब आपके हाथ के नीचे से जाने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, शो दैट 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 5 इज एन इरैशनल नंबर गिवन दैट अंडर रूट 7 इज एन इरैशनल नंबर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, लेट 2 contrary
3 plus under root 7 upon 5 is a rational number. Is a rational number. ठीक है, तो it is 3 plus under root 7 upon 5 is equals to P upon Q, where P and Q are co-prime integers. ठीक है, और Q should not be equals to 0. ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है. बस अब आपको क्या करना है, 5 को 3 को ट्रांसफर करते जाना है. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूं. 3 plus under root 7 divided by 5. 5 is equals to P upon Q. चलो पहले 5 को उधर भेज देते हैं. तो 3 plus under root 7 is equals to 5P upon Q. फिर 3 को ट्रांसफर करेंगे तो under root 7 is equals to 5P upon Q minus 3. एलसीएम ले लेते हैं. Under root 7 is equals to 5P minus 3Q upon Q. फिर से P, Q, 5, 3 सब कैसे हैं, इंटीजर. तो बस ये बन गया रैशनल, ये बन गया इरैशनल. ओके, एज 5P, 3Q all are integers. Hence they are not equal to an irrational number because they are forming a rational number. क्लास अलग अलग लैंग्वेज रख रहा हूं, एक ही रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना. स्टेटमेंट है एज 5P, 3Q ऑल आर इंटीजर्स, हेंस दे आर नॉट इक्वल टू एन इरैशनल नंबर. तो ऑब्वियसली अगर ये सब इंटीजर है तो क्या बनाएंगे, रैशनल नंबर. लास्ट में लिखा हुआ मैंने, और ये एक इरैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते. अब इसमें क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन. तो कैसे लिखेंगे, देखो, दिस contradiction arises due to our wrong assumption. Hence कौन सा नंबर था, देखो नंबर था अपना 3 plus under root 7 upon 5. तो जो आपका नंबर है 3 plus under root 7 upon 5 is an irrational number. ठीक है, समझ गए बच्चों. तो इस तरह से अपन को समझ में आया कि अगर कोई सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसमें हमने सारे P by Q कवर कर लिए हैं. अभी एक और वीडियो आने वाला है जिसमें हम कवर करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है कि सीबीएसई दे सकता है. ठीक है, सारे अच्छे क्वेश्चन है, तो फोकस लगा के, मन लगा के पढ़ते रहो बच्चों. सारे क्वेश्चन अगर आपने कवर कर लिए तो चैप्टर 1 का तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो, आपके 100 पक्के. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे अहेड. बाय बाय.